वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। हमने ऊपर का रिविजन अच्छे से कर लिया था, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर डूइंग दैट. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन. In one of the least industrialized of European states, this situation, which situation जहाँ पे गवर्नमेंट की जो सिचुएशन थी, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, इसमें लिखा था ना कि वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी इन फ्रांस एंड जर्मनी, बट रशिया में गवर्नमेंट सोशलिस्ट की ही बनी थी. वी विल सी हाउ. नाउ ये रिवर्स सिचुएशन थी, मतलब सोशलिज्म की गवर्नमेंट बन रही थी. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. अब सोशलिस्ट जो थे उन्होंने रशिया की गवर्नमेंट पे मतलब अपना वो कब लिया, हक कब लिया, ड्यूरिंग द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1970 and the events of October are normally called the Russian Revolution. तो फॉल ऑफ मोनार्की February 1917 से और जो इवेंट्स लीड हुए थे अक्टूबर, पॉपुलरली नोन एज अक्टूबर रेवोल्यूशन, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन. नाउ दिस वाज द मोनार्क Tsar Nicholas II in the White Hall of the Winter Palace. Now it is painted by Ernest Liebgard. Now this was the king during the revolution. Now how did this come about? What were the social and political conditions in Russia when the revolution occurred? To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. अब कुछ साल पहले रेवोल्यूशन से हम वो देखते हैं. वी नो द 1917 में रेवोल्यूशन हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बट अब हम 1914 से देखेंगे. अब आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस यू शुड नो अबाउट वर्ल्ड वॉर वन. सो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918. ओके. एंड वर्ल्ड वॉर वन में जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें आता था आपका ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड बुल्गारिया. ये थी सेंट्रल पावर्स. जो अलाइड पावर्स थी उसमें आती थी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमेनिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ दिस वर्ल्ड वॉर लास्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918. अब ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली रशिया में भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इन 1917 में. बट वी विल सी Russia before the revolution in this part, in this section 2.1. Now in 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. We can see the Russian empire. हम देख सकते हैं जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, सर्बिया, यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ एंड देयर रूलर्स लाइक द ऑटोमन एम्पायर. और यहाँ पे लिखा भी है सेंट्रल पावर्स कौन थी जो पिंक में है. देन दी अलाइड पावर्स इन ग्रीन. अलाइड पावर्स जो मैंने आपको बताई लाइक फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशियन एम्पायर. देन द न्यूट्रल कंट्रीज वर देयर लाइक स्वीडन, नॉर्वे एंड स्पेन. नाउ न्यूट्रल्स का तो अभी हमें इतना नहीं करना है, बट कमिंग बैक ओवर हेयर. In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. So the Russian empire काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और इसमें हमने देख भी लिया उसके पास और कौन कौन से पार्ट्स थे. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity. अब जो मेजॉरिटी रिलीजन था वो किसका था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का था, जो निकला ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ही था. बट एम्पायर के अंदर कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स और मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी थे. नाउ वी हैड डन दी
this paragraph. Now coming to economy and society before the revolution. अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी रशिया की वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर करते थे उन्हीं की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी. अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. ये था हमारा बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में. ओके, दिस प्रपोर्शन वॉज हायर दैन इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़. अब ये जो प्रपोर्शन है मतलब एग्रीकल्चरिस्ट का टू द नॉर्मल पॉपुलेशन, ये ज़्यादा था बजाय यूरोपियन कंट्रीज़ में. अगर कंपेयर करा जाए तो रशिया की जो एग्रीकल्चर की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी. फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द पॉपुलेशन वॉज बिटवीन 40 and 50%. In the empire, cultivators produced for the market as well as their own needs, and Russia was a major exporter of grain. अब फ्रांस और जर्मनी में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी एग्रीकल्चरिस्ट की, वो थी अराउंड 40 to 50%, पर रशिया में थी अबाउट 80%, 85%. और जो कल्टिवेटर्स थे वो मार्केट मतलब बेचने के लिए तो बनाते थे, पर अपनी ज़रूरतों के लिए मतलब अपना खुद के लिए, अपनी कंट्री, अपने एम्पायर के लिए कंज्यूम करने के लिए भी बनाते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे ग्रेन को. इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. तो जो इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी मतलब इन पॉकेट्स मतलब छोटी छोटी जगहों पे लोकेटेड थी. और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे थी? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में. क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्गसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स. अब क्राफ्ट्समैन जो थे वो ज़्यादातर प्रोडक्शन करते थे, पर लार्ज फैक्ट्रीज़ ने भी एग्जिस्ट होने लग गई थी, मतलब चालू होने लग गई थी. मैनी फैक्ट्रीज वर सेट अप इन द 1890s व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क एक्सटेंडेड. अब कई जो फैक्ट्रीज़ है वो 1890 में सेटअप हो गई थी, और जब रशिया का रेलवे नेटवर्क आगे चढ़ा था मतलब और बढ़ा था, तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होने लग गई थी. फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई तो कोल एंड प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड. मतलब जो कोल का प्रोडक्शन है, कोयले का प्रोडक्शन, वो तो डबल हो ही गया था. जो आयरन और स्टील का है वो 4 गुना हो गया था. इट क्वाड मतलब 4 times. By the 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. अब 1900s में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए थे नंबर में. Most industry was the private property of the industrialists. Governments supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work. अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स की, मतलब जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी वो मेनली प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी इंडस्ट्रियलिस्ट्स की ही. जो इसमें डील करते थे उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं. सो गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज. गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज़ को और देखती थी कि ज़्यादा सबको सैलरी ना मिले, कम से कम सैलरी मिले, और जो आवर्स और वर्क है वो कम ही रहे, वो भी ना ज़्यादा बढ़े. बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन. पर जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करे गए थे कि देखा जाए कि कहीं ज़्यादा आवर्स या ज़्यादा काम तो नहीं कराया जा रहा है वर्कर्स से, जो जितना इशूड है उतना ही हो, ज़्यादा वर्क ना हो. बट वो ऐसा कर नहीं पाए, वो ये चेक नहीं कर पाए. इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 hours compared with 10 or 12 hours in factories. सो जो क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप्स में उधर वर्कर्स से 15 घंटे, 24 में से सोचो 15 घंटे मैन और वुमेन आर वर्किंग. और जो फैक्ट्रीज़ में उसमें भी कम से कम 10 या 12 घंटे काम कराते थे. अकोमोडेशन वेरीड विद रूम्स टू डॉर्मिटोरीज़. मतलब अकोमोडेशन मतलब उनकी रहने की जगह
कई की रूम्स में होती थी, तो कई की एक डॉर्मिटोर्स उनको बोलते हैं, जहाँ पे एक ही कमरे में कई सारे बेड हों, लाइक बंक बेड्स, तो उनको डॉर्मिटोरीज बोलते हैं। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। अब जो वहाँ के वर्कर्स थे वो सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। Some had strong links with the villages which they came from, others had settled in the cities permanently. कई जो गाँव साइड से आए हुए थे वो अपने अभी भी मतलब उनके स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे अपने गांव में, वो आते जाते रहते थे। जो बाकी थे वो सिटीज़ में ही बस गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। A metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves to be aristocrats, or among the other workers their occupation demanded more training and skill. अब जो workers थे वो डिवाइडेड सोशल ग्रुप में भी थे और वो डिवाइड करे जाते थे स्किल के बेसिस पे भी कि किसकी कौन सी स्किल है। तो जो मेटल वर्कर्स थे, जो मेटल का काम वाम करते थे, वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे, मतलब सबसे सुपीरियर समझते थे और बाकी सबको अपने से नीचा समझते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनकी ऑक्यूपेशन थी मेटल वर्कर की, जो वो काम करते थे उसमें ट्रेनिंग भी ज़्यादा होती थी और उसकी स्किल भी ज़्यादा चाहिए होती थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। अब जो वुमेन थी वो 30, अगर फैक्ट्री लेबर्स हैं वहाँ पे 100%, तो उसमें से जो 31% थी वो वुमेन लेबर्स थी, बाकी वर मेन। बट दे वर पेड लेस देन मेन। पर उनको पैसा इक्वली नहीं दिया जाता था। काम तो उनसे करवाया जाता था पर उनको पैसा इक्वल नहीं दिया जाता था। उनको या तो जो मेन को अगर वो सेम काम करवा रहे हैं, मेन को अगर वो सपोज़ करो अगर वो 100 रुपये दे रहे हैं तो वुमेन को 50 मिल रहे हैं उसी काम के लिए, या उनको 3/4 ऑफ अ मैन वेज, मतलब अगर 100 रुपये के 3 हिस्से कर दिए जाए लाइक 33.33, तो उनको उतने मिल रहे थे। सेम काम के लिए एक को 100 रुपये मिल रहे हैं और एक को 33 रुपीज़ मिल रहे हैं या 34 रुपीज़ मिल रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन अ ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब जो डिवीज़न था वर्कर्स के बीच में वो ड्रेस और मैनर्स में भी था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप्स, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। अब कुछ एसोसिएशंस ऐसी बनी थी जो वर्कर्स के मदद करें इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी में, या फाइनेंशियल, अगर उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत भी हो तो वो एसोसिएशंस उनको हेल्प करे। बट ऐसी एसोसिएशंस बहुत कम थी। डिस्पाइट डिविजन्स, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशंस। अब डिविजन्स तो थे ही थे, लाइक सोशल डिविजन्स थे, फिर वेज के ऊपर भी डिवीज़न था, एवरीथिंग, हर चीज़ में डिवीज़न थे। नाउ लुक कि मैंने कि कौन कौन से बेसिस पे वर्कर्स को डिवाइड करा जाता था। आई हैव हाईलाइटेड दैट पार्ट। सबसे पहला सोशल ग्रुप पे, देन स्किल पर, देन जेंडर पर और देन ड्रेस और मैनर्स पे भी। तो वी हैव 4 पॉइंट्स कि कौन कौन से बेसिस पे वर्कर्स वर डिवाइडेड। सबसे पहला सोशल ग्रुप, देन स्किल, देन जेंडर एंड देन डिवीज़न। ये मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ ये, ओके। पर इतने डिविजन्स तो थे, लाइक 4 टाइप्स के डिविजन्स तो थे, पर ये यूनाइट वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स ऑफ वर्क कंडीशंस। अगर कुछ मतलब उनको स्ट्राइक करनी होती थी, उनको काम रोकना होता था, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या वर्क कंडीशंस या उनके इंटरेस्ट मन में जब नहीं रखे जाते थे, जब डिसइंटरेस्ट होता था, जब डिसएग्रीमेंट होता था बिटवीन दी वर्कर्स एंड दी ओनर्स, तब
वो सब यूनाइट हो जाते थे, सब सारे वर्कर्स इकट्ठा होके साथ में स्ट्राइक करते थे। These strikes took place frequently in the textile industries during the 1896 and 1897 and in metal industry during 1902. So if I ask कि why did strikes take place, तो आप लिखेंगे strikes तब होती थी and the workers used to deny it जब डिसएग्रीमेंट होता था विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स ऑफ वर्क कंडीशंस। और आप ये भी लिखोगे कि स्ट्राइक कब प्लेस होती थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कब हुई, 1896 टू 1897, और मेटल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग 1902 काफ़ी स्ट्राइक्स हुई थी। नाउ कमिंग टू द कंट्री साइड, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, but the nobility, the crown and the orthodox church owned large properties। अब कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनके पास वो लैंड तो कल्टीवेट करते थे, पर जो ओन करते थे, जिनके पास लैंड था, वो था नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास बहुत सारा। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। अभी जैसे हमने देखा है कि 4 हिस्सों में वर्कर्स को डिवाइड करा जाता था, ऐसे पीजेंट्स को भी डिवाइड करके रखा जाता था। They were also deeply religious, but except in a few cases, they had no respect for the nobility। अब वो रिलीजियस तो थे, पर उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी नोबिलिटी के लिए। Nobles got their power and position through their services to the Shah, not through local popularity। अब जो नोबल्स बनते थे उनको पावर और पोजीशन तब मिलती थी जब वो जो मोनार्क था, जो किंग था वहाँ का, जब वो उससे वही प्रमोट करता था, मतलब वही पावर्स और वो देता था पोजीशन, वो लोकल पीपल नहीं देते थे। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them। बट ये फ्रांस से अलग था, क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटनी में, तब जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स जो बोलते थे वो करते थे और उनके लिए लड़ भी सकते थे। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। अब रशिया में जो पीजेंट्स थे वो चाहते थे कि जो नोबल्स का लैंड है वो उनको मिल जाए। Frequently they refused to pay rent and even murdered landlords। बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में ही वो रिफ्यूज़ कर देते कि वो रेंट नहीं पे करेंगे, और इवन लैंडलॉर्ड्स मतलब जिनकी लैंड होती थी उनको भी मर्डर कर देते थे, उनका मर्डर कर देते थे। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। अब साउथ रशिया में ये चीज़ कि रेंट्स नहीं पे करेंगे या मर्डर कर देंगे लैंडलॉर्ड्स को, ये चीज़ बहुत होने लग गई थी 1902 में, और 1905 में तो ये पूरे रशिया में ही होने लगी थी। पहले सिर्फ साउथ रशिया में होती थी ड्यूरिंग 1902, बट 1905 में आते आते ये ऑल ओवर रशिया में होने लग गई। क्या होने लग गई, जो पीजेंट्स वो लैंड चाहते थे लैंडलॉर्ड्स का, और वो रेंट पे करने से मना कर देते, और कई बार तो लैंडलॉर्ड्स को भी मार डालते थे। Russian peasants were different from European peasants in another way। They pooled their land together periodically and their commune mir divided it according to the needs of individual families। अब रशियन पीजेंट्स अलग कैसे थे यूरोपियन पीजेंट्स थे, वो ऐसे अलग थे, वो जिनके पास लैंड होता था वो अपना लैंड साथ में रखते थे पीरियोडिकली, मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद वो अपना लैंड साथ में रखते थे, और एक कम्यून होता था, एक मीर होता था, वो उनका लैंड डिवाइड करता था उनकी इंडिविजुअल फैमिलीज़ के हिसाब से, मतलब जिसके पास ज़्यादा फैमिली उसको ज़्यादा लैंड मिलती थी, जिसके पास कम है उसके पास उसको कम लैंड मिलती थी। तो ये डिवाइड कौन करता था, देयर कम्यून कॉल्ड मीर। ओके,
नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड टिल हियर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एक्सप्लेन कर दी है, एंड द रशियन एम्पायर इन 1914. So we are done till here. Now I would like all of you to be serious because ये chapters अब आप जितना आप lethargic होगे उतना pile up होता जाएगा. So please go through all this and do the worksheets accordingly. And if you have any doubt, you can ask in the group.